बहुत लोगों को देखते हैं जो आजकल खुद ही रेमेडीज देनी उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब उनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है लेकिन रेमेडीज दे रहे हैं। पेट आपको कम करना है तो ये कर लो, अगर आप चाहते हो माइग्रेन दूर करना तो ये खा लो, शाम को ये खा लो। तो क्या इन सब चीजों में किसी तरह की सच्चाई है सर? जिसे आप कहते हैं ना कि हमारे जितने भी एजुकेटेड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनकी आपने दुखती रग को पकड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो कुछ नाराज भी हो जाएंगे कि नहीं डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप, शराब और सिगरेट अगर छोड़ देंगे तो कैसे रहेंगे भाई, 30-30 ml तो चलता ही है। लोग ऐसा भी कहते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं कि आप 30 ml ले सकते हैं। तो इसका क्या राज है? उसके लिए उस व्यक्ति से पैसे नहीं कमाने जो अपने लिए शराब और सिगरेट को नहीं छोड़ सकता। तो डाइट क्या क्या लेनी चाहिए, क्योंकि सर मैंने देखा है कि आयुर्वेद में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल जी, ऐसा है। डाइट का इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा है। पेट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तनाव की प्रॉब्लम है, शराब, सिगरेट, चीनी, ये 3 जहर जो है इनको अपने घर में ना रखें और बाजार की चीज़ों की तो हमें बात भी नहीं करनी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमारे लिए उतना ही खास है जितना आपके लिए होने वाला है और हमारे गेस्ट के लिए होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे प्राचीन विज्ञान की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद क्या है? क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर आयुर्वेद को लेकर काफी कंफ्यूजन्स हैं। लोग अभी भी आयुर्वेद को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाए हैं। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कई लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आज अपने पॉडकास्ट में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब हम अपने गेस्ट से लेने वाले हैं। हमारे गेस्ट वो तमाम सवालों के आज जवाब देंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे खास यहाँ पर मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवीन आर्या है जिनके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है। फाउंडर हैं वो आयुर्वेद योग आश्रम के। तो चलिए बिना देर गवाए पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। सर सबसे पहले तो मैं इसकी शुरुआत करूंगी और जैसा कि मैंने कहा कि 30 सालों का लगभग आपका जो एक्सपीरियंस है और आप फाउंडर भी हैं आयुर्वेद योग आश्रम के। काफ़ी समय आपको आयुर्वेद में जुड़े हुए हो गया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा सर कि आयुर्वेद को लेकर अगर मैं पूछूं कि लोग बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत लोग हैं जो आयुर्वेद के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पुरानी से पुरानी अगर कोई बीमारी भी आ जाए, मतलब बहुत ही पुरानी आ जाए, तब भी आयुर्वेद में उसका इलाज है। तो मेरा सवाल सीधा ये है, क्या आपके पास कभी ऐसे कोई पेशेंट्स आए जो बहुत पुरानी बीमारी लेकर आए हो और आपने ठीक किया हो? बिल्कुल सही जी। कंचन जी, आपका मुझे ये जो सवाल है बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आपने एक उस रग को छुआ है जिसकी आज हमारे पास सबको ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर्स की, पुरानी प्रॉब्लम की, और आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या ऐसे केसेस भी आयुर्वेद में ठीक होते हैं? अब एक छोटी-सी मिसाल दूँगा। हमारे पास एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट लगभग, जिसे हम कह सकते हैं, हमारे उस छोटे से शहर का किंग है इन एलोपैथिक मेडिसिन्स में, क्योंकि वो लगभग सबसे बड़े लेवल का वो अपना स्टोर चलाते हैं। वो हमारे पास आते हैं स्ट्रेचर में, और वहाँ पर आने के बाद उनको डायग्नोस हुआ है लिवर सिरोसिस का। और जब हम उनकी ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं अप्रॉक्सिमेटली 6 टू 12 मंथ्स में, वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि आज की डेट को इसको लगभग 12 साल हो चुके हैं। आज वो हमारे पेशेंट ही नहीं, हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं। दिल्ली से एक आईएएस ऑफिसर हैं, नाम नहीं बोलूँगा, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। कोलाइटिस की एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें स्टूल के रास्ते, पखाने के रास्ते से ब्लड आता है, और वो इतनी परेशान है, लगभग 2 छोटे बच्चे ट्विन्स हुए हैं उनके, कि जिनकी वजह से ना तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ना ही बच्चों को देखभाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। उनके लिए जब आयुर्वेद की हम ट्रीटमेंट आयुर्वेद योगाश्रम में करते हैं, तो उसके बहुत भयंकर अच्छे वाले परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से आज लगभग जो हर लोग हैं लिवर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। कइयों को सिरोसिस ऑफ लिवर रहता है, फैटी लिवर रहता है, फाइब्रोसिस रहता है। इन सब बीमारियों से जब हम आयुर्वेद योगाश्रम में हमारे पास पेशेंट आता है, तो हमने ना एक बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल रखा हुआ है। मैं आपको बातों-बातों में कह दूं कि हमारे पास पेशेंट आ गया जी, ठीक हो गया, नो।
आज की डेट में माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आप जितना आयुर्वेद को तरक्की की राह पे देखना चाहते हैं, अपने डेटा इकट्ठे करो। तो हमारे पास उन सब पेशेंट के डेटा होता है कि किस किस लेवल पर उनका एलएफटी या और भी जितने टेस्ट हैं लिवर के लिए हम कराते हैं, फाइब्रो स्कैन कराते हैं। और हमें अपनी डिग्री की अहमियत और उसकी जो खुशी है वो तब पता लगती है जब 6 महीने बाद वही पेशेंट उस रिपोर्ट्स को लेके सामने आता है कि देखिए डॉक्टर साहब, आपके मेडिसिन से और आपके आशीर्वाद से हमारा ये रोग जो है, सिरोसिस ऑफ लिवर जैसा रोग जो है, जिसको बहुत कठिन साध्य मानते हैं, वो भी ठीक होने की कगार पे आता है। उसी तरीके से और कई प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी के लिए मैं जरूर हमेशा कोट करता हूं अपने पेशेंट्स को, जो कि आजकल बड़े छोटे परिवार हो गए हैं और लोग अपने पैसे की दौड़ में इतना अपने आगे निकल जाते हैं कि उनको ये भी नहीं रहता कि हमें शादी के बाद अपने घर में किलकारियों की आवाज भी सुननी है। और उससे क्या होता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को या अपनी कंसेप्शन को डिले करना शुरू कर देते हैं। और आयुर्वेद में जब हम उसके सिद्धांतिक तौर पर एनालिसिस करते हैं, उनकी नाड़ी परीक्षा करते हैं और हमें पता लगता है कि इसमें वात, पित्त या कफ किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और रिसेंटली हमारे एक आरएम हैं, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनको ये प्रॉब्लम हुई, उनकी वाइफ को ये दिक्कत थी। तो हमें कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कीमती मेडिसिन दे दी और बहुत कुछ नहीं किया। सिंपल आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट किया, वात, पित्त और कफ के अकॉर्डिंगली, और आज वो लगभग 2 बच्चों के माता पिता हैं। ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हमारे लिए भी एक ऐसे रिलीफ का बायस बनती हैं, कारण बनती हैं कि हमें लगता है कि यस, अगर हमने आयुर्वेद में आए हैं तो हमने उस डिग्री को भी सार्थक किया है। बिल्कुल। लेकिन सर, बहुत सारे लोगों को अगर हम अभी भी देखें तो डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में टाइम लगता है। कई लोग इस डर से भी आयुर्वेद को अपनाते नहीं है कि हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है कि दवाई खाई और शाम तक ठीक हो गए या 2 दिन बाद ठीक हो गए, लेकिन आयुर्वेद टाइम लेता है। तो ये आयुर्वेद कितना टाइम लेता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मेरे ख्याल से आपने जितने भी हमारे दर्शक ये सुन रहे हैं प्रोग्राम या देख रहे हैं, उनके सबका आपने जो प्रश्न है वो सबके एक मुंह मांगा प्रश्न पूछ लिया है। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, किसी भी पैथी की बात करें, हम किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर हम एक व्यक्ति जो डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है किसी भी पैथी की, वो कब तक लेता है? जब तक उसके अंतिम श्वास नहीं आ जाते, यानी कि मरने तक। कोई हार्ट की मेडिसिन है, कब तक ले रहा है? लास्ट एंड तक। कोई अस्थमा की मेडिसिन है, कब तक ले रहा है? लास्ट एंड तक। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं? वही चीज जब आयुर्वेद के पास आता है, तो जब आयुर्वेद के पास लेने आता है ट्रीटमेंट हमारे पास, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है उसकी त्रिविध परीक्षा करना। त्रिविध बोलते हैं 3 तरह की। हमें उसको देखना है कि उसकी प्रकृति में क्या है, वात है, पित्त है, कफ है। ये बहुत डिटेल साइंस है। हमें उस डिटेल साइंस के अंदर देखना है कि पेशेंट की प्रकृति क्या है, उसकी आयु क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी फिजिकल ताकत कितनी है, वो किस जगह पे रहता है, उसकी जिह्वा यानी कि टंग वो कैसी है, उसकी नींद कैसी है, उसका स्ट्रेस कैसा है। जब इतनी सारी बातों को पूछने के बाद हम एक एनालिटिकल स्टडी पर पहुंचते हैं कि नाउ दिस इज द डायग्नोज, ये आपका डायग्नोज है, तब हमें उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए और उसके रिजल्ट्स देखने के लिए हो सकता है कई चीजों में तो जस्ट 2 वीक्स ही सफिशिएंट हो। और लोगों को सुनने में बहुत और लगता है कि यार लिवर और किडनी की प्रॉब्लम, एक पेशेंट जो लगभग 1 वीक में 3 बार डायलिसिस के लिए जा रहा है, किडनी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है, उसके लिए जब हम कहते हैं कि आपने ये मेडिसिन लेनी है, इस मेडिसिन के साथ आपने ये परहेज करना है, परहेज आयुर्वेद में एक बहुत जरूरी चीज है। परहेज के बिना हम आयुर्वेद के जो रिजल्ट्स हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम के लिए 2 वीक्स और कुछ के लिए 4 वीक्स में रिजल्ट देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आयुर्वेद अपने रिजल्ट देने में सबसे फास्ट है, क्योंकि ये जो इलाज करते हैं आयुर्वेद से, हम आयुर्वेद योगाश्रम में, तो हम यही चीज को अडॉप्ट करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट जल्दी होती है। मैं लगभग 27 कंट्रीज में जा चुका हूं, तो वहां पे जब फॉरेनर से बात करते हैं, वो इतने ललायत रहते हैं आयुर्वेद सीखने के लिए, क्योंकि उनको ये समझ लग चुकी है कि हमारा आने वाला जो वक्त है, जो फ्यूचर है, वो सिर्फ आयुर्वेद के लिए है। इसलिए आयुर्वेद कभी भी लॉन्ग रिजल्ट्स नहीं देता, जल्दी देता है, और इतना जल्दी कि आपको कई बार, अब जैसे फीवर है, आपने अभी फीवर का नाम लिया, आयुर्वेद में भी 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में फीवर का रिजल्ट है। इसी तरह से और जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन है, किसी भी आप A to Z पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंट होकर देख लो, आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ती है 2, 4, 10, 15 साल।
और आयुर्वेद रिजल्ट देता है आपको 15, 20, 25, 30 दिनों के अंदर। तो इतनी बड़ी इसकी कामयाबी है आयुर्वेद की। हाँ, डायग्नोसिस सही होना चाहिए। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, निदानम परिवर्जनम। निदान का परिवर्जन करें, यानी कि उसके रूट कॉज को पहचान कर उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक इस रास्ते पे हम आ जाते हैं। बिल्कुल। सर, अगर आपके आयुर्वेद आश्रम की बात मैं करूँ, तो वहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? क्योंकि आपने कहा कि आप लोग भी ट्रीटमेंट करते हैं, आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं। तो जब आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, जो पुरानी बीमारियों को लेकर आते हैं, तो आप लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ऐसे जी, आयुर्वेद योगाश्रम में मैंने 95 में शुरू किया था आयुर्वेद योगाश्रम को। फिर धीरे-धीरे मेरे वाइफ डॉक्टर अंजू आर्या, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। हमने ए टू ज़ेड अपने इस 30 साल इस अनुसंधान में, इस रिसर्च में निकाले कि हम उस डिज़ीज़ का जो डायग्नोज़ करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम सबसे पहले बॉडी की प्रकृति देखते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी देखा होगा, दादी माँ से, नानी माँ से सुना होगा कि आपको खाँसी आ रही है तो आप थोड़ी-सी जो कांजी है वो ले लो, आपका गला ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति की खांसी ठीक हो रही है और किसी व्यक्ति की खांसी जो है उससे खराब हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आप वातज प्रकृति के हैं तो उसमें अमल रस, अमल बोलते हैं खट्टे रस को, खट्टे टेस्ट को, तो उसमें अगर आप कांजी लेंगे आपकी खांसी ठीक होगी क्योंकि वो वात को दबाने वाली है। लेकिन वही चीज अगर आपकी खांसी जो है वो पित्तज है, आप में फायर इम्बैलेंस है, तो वो कांजी आपको खराब करेगी। और ये इतनी बड़ी साइंस एक प्रकृति को देखने वाली है कि उसके बिना हम अपना डायग्नोसिस कर ही नहीं पाते हैं। और अगर हम पेशेंट को वात, पित्त और कफ के अकॉर्डिंगली डायग्नोस करते हैं, हमने उसका, जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमने उसका जेंडर देखना है, वेट देखना है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा ऐसा है जिसकी जो एज है वो 4 साल है और एक बच्चा है जिसकी एज 12 साल है, दोनों के वेट में फर्क है, दोनों को बच्चों वाली दवाई देनी है लेकिन दोनों की डोज में फर्क होगा। उसी तरीके से हमें यह भी देखना है कि अगर एक पेशेंट पुरुष है या स्त्री है, उसमें भी हमारा फर्क रहेगा। सेम उसी तरीके से वो किस जगह पे रहता है और तनाव उसका कितनी मात्रा में होता है। ये सारे पॉइंट्स, इसके लिए हमारे आयुर्वेद योगाश्रम में हमारे लगभग 3 सेंटर हैं, अमृतसर है, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है। तो हमने हर अपने पैनल डॉक्टर को भी ये बताया हुआ है कि जब आप हमारे सेंटर में पेशेंट आए तो सबसे पहले उसकी प्रकृति देखें, प्रकृति के बाद उसकी अष्टविध परीक्षा, अष्ट बोलते हैं 8 को, विध मतलब टाइप्स, 8 तरह की टाइप की परीक्षा हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोज बनाते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल आपने देखा होगा रील्स में कि आपने अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, लिवर की प्रॉब्लम है तो ये 3, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हमें जब तक पेशेंट की डिटेल नहीं पता, हमें कॉम्बिनेशन देना है। अगर कॉम्बिनेशन देना है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या गलत है और क्या ठीक, ये हमारा, जिसे हम अभी आपने पूछा, आयुर्वेद योगाश्रम का फोटे, आयुर्वेद योगाश्रम का नीश पॉइंट ये है कि हम पेशेंट की डिटेल एनालिटिकल स्टडी करने के बाद जो उसको नीड है वो देते हैं। बनी बनाई एक फिक्स मेडिसिन का कॉम्बो हमारे यहाँ नहीं चलता है। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने अभी जैसे ये उठाया है, एक मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि आजकल रील्स में हम देख रहे हैं, हम बहुत लोगों को देखते हैं जो आजकल खुद ही रेमेडीज़ देनी उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब उनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन रेमेडीज़ दे रहे हैं। पेट आपको कम करना है तो ये कर लो। अगर आप चाहते हो माइग्रेन दूर करना तो ये खा लो, शाम को ये खा लो। तो क्या इन सब चीज़ों में किसी तरह की सच्चाई है सर? मतलब होम रेमेडीज़ ही बंद कर रह गया है क्या आयुर्वेद? ये जिसे आप कहते हैं ना कि हमारे जितने भी एजुकेटेड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनकी आपने दुखती रग को पकड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, होम रेमेडीज एक ऐसे टाइम पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब आपकी डिजीज की शुरुआत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी 1 या 2 दिन हुए हैं, खांसी आ रही है, आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि थोड़े से शहद में काली मिर्च डाल के ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, हम इसको ले सकते हैं। लेकिन वही खांसी अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, तब होम रेमेडीज आपके काम नहीं करेंगी। होम रेमेडीज कब जरूरत है? जब आपकी किसी भी साइन या सिम्टम की शुरुआती दौर है, और अगर आपकी उससे कवर हो जाता है, वेल एंड गुड। लेकिन अब कवर नहीं होता तो प्लीज सारी जिंदगी आप होम रेमेडीज के ऊपर अपनी ट्रीटमेंट मत करिए। मैंने तो कंचन जी अपनी क्लिनिक के बाहर लिखाया हुआ है कि आप अगर गूगल से सलाह लेके आए हैं तो कृपया हमसे सलाह मत लीजिए। बिल्कुल। आज की डेट में आपका डायग्नोस डॉक्टर ने करना है और उसके लिए
होम रेमेडी की जरूरत बहुत स्टार्टिंग में है, बाद में होम रेमेडी की जरूरत नहीं रहती है। जब डॉक्टर का परामर्श जरूरी है तब होम रेमेडीज काम नहीं करेंगी। नो डाउट कि स्टार्टिंग के 1 2 3 4 दिनों के फेज में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन वही बात है, मैंने आपको काली मिर्च बोल दी और आपने ले लिया, लेकिन आपकी प्रकृति ही उसके अगेंस्ट है, तो फिर आपको वो काली मिर्च जलन ज्यादा करेगी और फायदा कम करेगी। इसलिए होम रेमेडी भी मेरे ख्याल से डॉक्टर से पूछकर ही करनी चाहिए। तो डाइट क्या-क्या लेनी चाहिए? क्योंकि सर मैंने देखा है कि आयुर्वेद में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको ये खाना है, आपको इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। तो आप किस तरह का परहेज़ कराते हैं? मतलब आपका डाइट क्या है? क्या-क्या लेना चाहिए लोगों को? बिल्कुल जी, ऐसा है। डाइट का इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में सबसे ज्यादा है। ज़्यादा है। आयुर्वेद जैसे कि अभी आपने बोला कि ये प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बोलें कि ये पूरे भारत की नहीं, विश्व भर की प्राचीनतम लेकिन आधुनिक और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। बिल्कुल। प्राचीन होते हुए भी आज की डेट में अगर आप कोई भी क्लासिकल योग लेते हैं तो उसका रिजल्ट्स आज भी उतना ही आता है। जबकि कई बार कुछ अन्य पैथी में क्या बात होती है कि आज एंटीबायोटिक आया, वो 2 या 4 5 साल रहेगा, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। और आज की डेट में भी अगर हम च्यवनप्राश की बात करें तो ये उतना ही लाभकारी है जितना आज से 5000 साल पहले था। ये आयुर्वेद की एक महानता है और एक विशालता है। जब भी हमारे पास कोई रोगी आता है, चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो किडनी का हो, क्योंकि जब हम किडनी के डायलिसिस वाले रोगी आते हैं उनके लिए हम अलग डाइट प्लान देते हैं, और जब वो डायलिसिस उनका धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और वो होता ही है, एक वीक में 3 से 4 डायलिसिस जब होते हैं, जब पेशेंट 3 से 4 महीने दवाई खाता है, उसके डायलिसिस कम होने शुरू होते हैं, हमारा डाइट प्लान भी बदलता है। किसी में कितना फाइबर देना है और किसी में कितनी हरी सब्जियां देनी है, किसी में कितने फल देने हैं और फल कौन से देने हैं, ये हमारे आयुर्वेद योगाश्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें यह बताने के लिए कि कितना बड़ा डाइट का रोल है आयुर्वेद में। और हम अपने सारे सेंटर्स में ये जरूर अपने डॉक्टर्स को भी बोलते हैं और अपने पेशेंट को भी बताते हैं कि जब तक आप हमारे द्वारा दिया गया जो डाइट प्लान है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तब तक आपको उस बीमारी के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जब और जैसे ही हम डाइट की बात करते हैं तो मेरा लगभग हर मरीज से ये जरूर होता है कि आपने इसके साथ, चाहे वो लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तनाव की प्रॉब्लम है, शराब, सिगरेट, चीनी, ये 3 जहर जो हैं इनको अपने घर में ना रखें, और चीनी जितनी हो सकता है कम रखें, उसके साथ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम से कम, और बाजार की चीजों की तो हमें बात भी नहीं करनी। जैसे सर अभी आपने शराब और सिगरेट का जिक्र किया है। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो कुछ नाराज भी हो जाएंगे कि नहीं डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप, शराब और सिगरेट अगर छोड़ देंगे तो कैसे रहेंगे भाई, 30 ml तो चलता ही है। लोग ऐसा भी कहते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं कि आप 30 ml ले सकते हैं, तो इसका क्या राज है? ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मेरा फेवरेट है। आम तौर पे डॉक्टर भी हमारी तरह इंसान ही है, वो भी अपनी कमजोरियों से घिरे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं और आज आपने रोज रात को अपने 60 ml लेनी है, तो ड्रिंक लेनी है, या आपने 2 या 3 सिगरेट पीनी है, आपके लिए उस मरीज को मना करना दिल से आवाज ही नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद ले रहे हैं। और मैं ये कहता हूं, मैं अपने मेरे लगभग 300-400 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं यूट्यूब में, जिनमें हर बार मैं ये चीज बोलता हूं कि शराब की एक बूंद भी आपके लिए उतनी ही नुकसानदायक है। 30 ml तो बहुत दूर की बात है। शराब होती है तो हमें लिवर की प्रॉब्लम का मेजर कारण, डायबिटीज के लिए मेजर कारण, किडनी के लिए मेजर कारण, तनाव के लिए मेजर कारण, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि पेट की प्रॉब्लम के लिए मेजर कारण। शराब एक ऐसी चीज है जो हमारे पेट में जाने के बाद सीधा शंटिंग होती है लिवर में। और जैसे कि हम लिवर की मेडिसिन में एक्सपर्ट हैं, तो उसमें शराब को तो मैं बोलता हूं कि एक बूंद लेना भी आपके लिए खराब हो सकता है। और कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं, जैसे कि आपने बताई ना बात, जो कहते हैं कि हम आपके पास आ जाएंगे, दवाई जितनी मर्जी महंगी लिख दो, लेकिन हमें शराब मना मत करना। तो हमें उसके लिए उस व्यक्ति से पैसे नहीं कमाने जो अपने लिए शराब और सिगरेट को नहीं छोड़ सकता। और एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा आपको, मैंने काफी बार ये बोला है। 1975 में एक डॉक्टर ने बीएमजे बोलते हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट साइंसेस की रिसर्चेस होती हैं वो बताते हैं, वहां पे ये बात लिखी थी कि 30 ml लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। और आपको उसका रिजल्ट बताऊं,
लगभग 8 साल के बाद उस डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन और डिग्री दोनों छीन ली जाती हैं, क्योंकि उसने शराब की कंपनी से रिश्वत लेके ये स्टेटमेंट उस कंपनी में पब्लिश करवाई थी। ओह! तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबको कभी भी डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले आप जितने भी ये दुर्व्यसन हैं, इनको अपने आप से दूर रखें। आयुर्वेद में एक मैम श्लोक आता है, हुँ, स्वस्थस्य स्वस्थ आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हुँ, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास हेल्थ है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो उस हेल्थ को मेंटेन रखने का फार्मूला भी आयुर्वेद बताता है। इसलिए भी आपने आयुर्वेद डॉक्टर के पास मिलना है कि आप हेल्दी हैं, लेकिन उस हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। बीमार होंगे तो आएंगे ही आएंगे, और स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप आयुर्वेद को पकड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह होगी आपके पास? मैंने इसी के लिए कहा, आयुर्वेद के लिए जब भी आप कहते हैं धीरे एक्ट करता है, सबसे पहले जब आपको डिजीज का पता लगता है या उसके लक्षणों का पता लगता है, आप उसी समय आयुर्वेद योगाश्रम में आइए, हमारे से मिलिए, हमारे टीम के पैनल के डॉक्टर से मिलिए। आपको उस समय रिजल्ट्स जो क्रॉनिक होने के बाद आपको 2 महीने में या 6 महीने में रिजल्ट्स मिलने हैं, वो आपको एक्यूट स्टेज में, एक्यूट बोलते हैं इमीडिएटली, वो आपको ज्यादा रिजल्ट्स देगा, और उसके लिए वो पैथी आयुर्वेद की ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्टीक होगी उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और उसके लिए तो समय की सीमा ही नहीं है, हुँ, 2 4 5 दिनों में भी रिजल्ट्स आते हैं। और कुछ मेडिसिन तो ऐसी हैं जिनके लिए 2 घंटे में भी आयुर्वेद की दवाइयों से रिजल्ट्स आते हैं। डिजीज अलग हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी असर करने वाली होती है। बिल्कुल। सर हमने देखा है युवाओं की अगर मैं अब बात करूँ, तो बहुत से हमारे युवा हैं, हमारी जनरेशन है, जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। हमने देखा है कि छोटे बच्चों में भी आजकल जो 9th-10th के बच्चे हैं, वो इतना ज़्यादा कई बार स्ट्रेस फ़ील करते हैं, कई बार ऐसे-ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या आयुर्वेद में इसका भी ट्रीटमेंट है, इसका भी इलाज है स्ट्रेस का? मैं जब भी तनाव की बात करता हूँ ना, तो आपने एक अभी अपने सवाल में लिखा और बोला कि उसमें 9th-10th के, हुँ, मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। हुँ, 3rd क्लास की बच्ची मेरे पास आती है और कहती है, डॉक्टर अंकल मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा कॉन्वेंट स्कूल है गुड़गांव का। हुँ, और कहती है कि मुझे आ, मेरे पेपर की सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैंने कहा बोलो बेटे, आपका क्या, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कि डॉक्टर अंकल मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ, तो मैं फर्स्ट से कहीं सेकंड ना आ जाऊं, मुझे इसका तनाव हो रहा है, तो मुझे आप कोई ना कोई स्लीपिंग पिल दे दीजिए ताकि मैं कल के दिन अपने पेपर को और अच्छा कर सकूं। बाप रे! आप यकीन मानिए कि मैं उस समय इतना एकदम से हैरान और डर के साथ हैरान रह गया कि जो बच्चा आज के दिन में 3री क्लास में पढ़ता हुआ एक स्लीपिंग पिल की डिमांड करेगा, वही बच्चा अगर इस जिंदगी के कठोर धरातल पर आएगा और उसको इन रियल सेंस में इस समाज में जब कई तरह की और ऊंच नीच होती है, आपको जॉब होनी है, आपके शादी होनी है, आपके बच्चे होने हैं, तो कितने बड़े उतार और चढ़ाव आते हैं। उस समय जब जिंदगी का वास्तविक स्ट्रेस आएगा, तब आप किस तरह से कैपेबल होंगे। तो बात उम्र की रह ही नहीं गई। आज की डेट में जैसे मैं महानगरों की बात करूं, मुंबई है, अहमदाबाद है, गुड़गांव है, दिल्ली है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे घर पे रह रहे हैं, और हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए हुँ, उनको मोबाइल दे देते हैं कि हमें ना डिस्टर्ब करें, हम तो अभी सारा दिन अपनी जॉब से निकल के आए हैं। उन बच्चों का यकीन मानिए मानसिक विकास रुक जाता है। हुँ, वो किस किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम के लिए अपने पेरेंट्स को ना बताने के लिए कि उनके पास एक स्क्रीन आ गई है, वो जिस तनाव में जीते हैं उसका हमें अंदाजा ही नहीं है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अब एक जब गुड़गांव के बारे में रील्स देखते हैं, तो वहाँ जब एक फ्लैट ही 10 करोड़ से शुरू हो रहा है, तो जो एक युवा जब जॉब के लिए निकलता है और उसको 50,000 60,000 की जॉब मिलती है, तो वो अपने ड्रीम्स में उसके पास 10 करोड़ का फ्लैट है। अब मुझे ये बताइए, क्या वो आदमी स्ट्रेस में नहीं रहेगा? बिल्कुल। वो हमेशा तनाव में रहेगा कि मैं कुछ ड्रीम्स लेके इस शहर में आऊं, चाहे बात गुड़गांव की हो, अहमदाबाद की हो, बेंगलोर की हो, मुंबई की हो। उस ड्रीम्स उसको हमेशा शैटर होते नजर आएंगे, हुँ, और जब वो शैटर होते नजर आएंगे, वो दोबारा किसी ना किसी स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेगा, वो किसी ना किसी नशे का सहारा लेगा, और उसके साथ साथ वो एक उदासी और डिप्रेशन में भी जाएगा। ये सब चीजों को बचाने के लिए सिर्फ
सिर्फ सिर्फ आयुर्वेद एकमात्र विकल्प है। क्योंकि एक टर्म होती है जिसको आप शायद एजुकेटेड वर्ग अच्छे तरीके से जानता होगा, ट्रैंकुलाइजर और सिडेटिव। इनका मतलब होता है जो हमें नींद को बढ़ाने के लिए, सुलाने के लिए दवाई देते हैं ताकि हम 6, 8, 12 घंटे के लिए उस तकलीफ को भूल जाएं, उस स्ट्रेस को भूल जाएं। और यही नींद की दवाइयां अल्टीमेटली हमारे लिए ड्रग्स की लत तक भी लेके जाती हैं। और अगर हमें इनसे बचना है तो सबसे पहला काम हमारे तो कंचन जी, जब हमने आज से 30 साल पहले सेंटर का नाम रखा था ना, तो हमें पेशेंट को योग के लिए बताते हुए भी अवेयरनेस करनी पड़नी थी। आज तो चलो फिर भी आप सब लोग जानते हैं योग आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, कपालभाति क्या है, भ्रामरी क्या है। उस समय अवेयरनेस करने के लिए हमें 2-2, 4-4, 6-6 महीने लगते थे पेशेंट को। अच्छा। अगर तनाव की गिरफ्त में आदमी आ रहा है तो सबसे पहला काम उसको अपनी जीवन शैली में सुधार लाना है। जब तक हमारी जीवन शैली नहीं बदलेगी, जब तक हम अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, योगासन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की, आपको रनिंग अच्छी लगती है, आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है, आपको जिमिंग अच्छी लगती है, प्लीज आज से अपने आप में एक असूल बनाइए। इस पॉडकास्ट को मैं तब सफल मानूंगा अगर आपने एक भी लाइन अपनी जिंदगी में उतार ली, तो मैं समझूंगा कि मेरे यहां बैठकर आपको जो ये मैं आयुर्वेद की नॉलेज दे रहा हूं उसके लिए आपको उसकी एक बेनिफिट मिला। तो अपनी जिंदगी में अपने लिए आप कभी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहां एक लाइन आती है, ऑल आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। बिल्कुल। आज के दिन में सारे के सारे रिलेशंस जितने भी हैं वो सारे तो सारे जो हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हैं। तो आपने इन्वेस्ट कहां करना है? अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। अपनी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को जितना बेहतर बनाएंगे, जिंदगी में उतनी ज्यादा उन्नति की तरफ जाते जाएंगे। और शारीरिक हेल्थ के लिए मैं बता ही रहा था कि किसी भी गेम, किसी भी स्पोर्ट, रनिंग है, जिमिंग है, कुछ भी अपनाइए। और मानसिक हेल्थ के लिए जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे योगासन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों चीजों के बिना मैं तो ये कहता हूं कि आपका दिन का खाना भी नहीं होना चाहिए अगर आप ये चीज नहीं करते हैं। और ना एक चीज और है, अगर आप खुद इसको अपनाते हैं तो ही आपका किसी भी स्टेज के ऊपर, अभी मुझे और हमारे जो मेरे वाइफ हैं, को फाउंडर हैं आयुर्वेद योगाश्रम के, डॉक्टर अंजू आर्य को, उनको नितिन गडकरी जी ने आमंत्रित किया, हमें अवार्ड भी दिया इस बात के लिए कि आप आयुर्वेद को विदेशों में जाके जब इतना प्रचलित कर रहे हैं तो उसमें तनाव को हम कितना बड़े प्रोमिनेंट लेवल पर लेके जा रहे हैं। इसके लिए योग, प्राणायाम और अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो हम वो भी देते हैं, लेकिन प्रकृति देखकर। वात, पित्त, कफ देखने के बाद हम उनकी प्रकृति एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि इनको वो हर्ब का कॉम्बिनेशन दे। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी, और उसके लिए वो हर्ब का कॉम्बिनेशन दे जो आपके अंदर से इस वात, पित्त, कफ को बैलेंस करते हुए बिना नींद की दवाई दिए हुए आपको इससे पूरा कर सके। जब तक इसका हमें टारगेट नहीं पूरा होगा, हम अपने टारगेट को इसमें अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। लंदन पार्लियामेंट में भी आप लोगों को सम्मानित किया गया हाँ जी, था सर। हाँ जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें बहुत अच्छा रहा जी। उसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। बहुत एक उनके एक एमपी थे जिनको प्रॉब्लम थी एक लूपस की। लूपस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि हमारी इम्यूनिटी, हमारे ही शरीर को खाने में लग जाती है और हमारी इम्यूनिटी का सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कोविड के लगभग कुछ समय बाद की बात है, तो वो क्योंकि मेरे वहाँ पे काफ़ी सारे टॉक होते रहे थे, उससे पहले भी मैं गया था ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, दुबई में, यूरोप में लगभग 8-10 कंट्री में गया। तो उन्होंने एक मेरा लेक्चर देखा उसमें और उसके बाद उन्होंने कंसल्ट किया। उनको लगभग 18 महीने मेडिसिन लेने के बाद उसका फ़र्क पड़ा और उन्होंने खुद इनवाइट किया कि आप एक बार यहाँ पे आइए और लोगों को बताइए कि किस तरह से आयुर्वेद जो है इस ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स में, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल हो सकता है। और आप जानते ही हैं अभी कोविड से निकल कर आए हैं। कोविड से जो आयुर्वेद ने काम कर दिया वो और किसी ने भी नहीं किया। मैं कभी भी किसी पैथी की बुराई नहीं करता हूं। जब हमें जरूरत थी हॉस्पिटल्स की कोविड के टाइम पे भी, और हमारे जितने भी कलीग्स हैं आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी के, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया और हर जगह से इसके लिए अपना योगदान दिया। और आयुर्वेद के योगदान को भी कम नहीं आंका जा सकता। उस समय जो आयुर्वेद को हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगा, वो हमारे लिए आज तक हमारे लोगों के लिए एक जीवनदायी और एक प्रेरणा स्रोत साथ में बन रहा है। सर, जॉइंट
पेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जॉइंट पेन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। हमने लोगों में देखा है कि पहले क्या होता था, बुजुर्गों में होता था ये। अब तो हम देखते हैं कि जो हमारे युवा हैं, जो 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनको भी जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आयुर्वेद में इसका भी इलाज है? बिल्कुल जी। इससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों को। अगर आप अपने घर से 2 चीज़ों के लिए कभी भी सेवन ना करें, नंबर 1 पेन किलर हम्म। और नंबर 2 स्टेरॉइड्स। ये 2 चीज़ें कंचन जी ऐसी हैं जिन्होंने लगभग हमारे घर में जहाँ जितने मसाले की डिब्बियाँ हैं, जहाँ जीरा और अजवाइन रखे हैं ना, उतनी ही मात्रा में हमारे घर में पेन किलर्स पड़े हुए हैं। हम्म। वो पेन किलर्स हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। वो हमारे लिए कोई तकलीफ का रेमेडी नहीं है, वो हमारे किसी भी तकलीफ का आंसर नहीं है। पेन किलर जितने अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। और जैसा कि आपने जॉइंट पेन्स की बात करी, आज की डेट में सबसे पहला काम जो मैं बार-बार बोलता हूं डायग्नोस करने का, हमें कम से कम ये तो पता लगे वो जॉइंट पेन जो है वो रोमेटिज्म की वजह से है, वो यूरिक एसिड की वजह से है, वो एजिंग फैक्टर की वजह से है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है। जिस जिस तरीके की जॉइंट पेन होगी उस तरीके से आयुर्वेद में उनकी रेमेडीज अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, कृपया उनके लिए किसी भी डॉक्टर से, चाहे मैं भी क्यों ना हो, आप लूज दवाई मत लीजिए। लूज दवाई का मतलब है कोई भी काले, सफेद, लाल, पीले रंग की दवाइयां जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं, क्योंकि आपको इंग्रेडिएंट्स उसके नहीं पता। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप प्लीज डॉक्टर साहब से कहिए कि हमें इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, ताकि हम ये तो पता हो कि अगर उससे कभी प्रॉब्लम आए तो उसमें हम ले क्या रहे हैं। और पेन किलर्स को अवॉइड करें। जॉइंट पेन्स में, रूमेटिज्म में इतने अच्छे बेनिफिट हैं, इतने अच्छे। अभी हमारे हरियाणा से ही थे, एक एमएलए हैं, उनकी बेटी है जिनको रूमेटिज्म की प्रॉब्लम हुई 13 साल की उम्र में। और उसने कहा कि जैसे ही मुझे पीरियड शुरू हुए हैं, मुझे तब से जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हमने उसको आयुर्वेद सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली जानने की कोशिश करी, तो वो आमवात निकला। आमवात एक किस्म का रूमेटिज्म होता है जो कि हमारे जोड़ों में स्वेलिंग का काम करता है, और स्वेलिंग के साथ साथ धीरे धीरे जकड़ाहट बढ़ती जाती है और पेशेंट से चलना भी दुर्लभ हो जाता है, और उसके साथ साथ उसकी स्टिफनेस भी बढ़ती है। तो हमें उसके लिए जब स्टार्टिंग में आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के साथ उसको पूरी मेडिसिन का रेकमेंड किया। नाउ शी इज ऑल राइट। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह बच्चे स्टार्टिंग स्टेज में आयुर्वेद के पास आते हैं और जॉइंट पेन जैसी जो भयंकर तकलीफें हैं उनसे राहत पाते हैं। हम्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि पंचकर्म का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। पंचकर्म में लोग जैसे हमारे क्लिनिक पे आते हैं, वो कहते हैं जी हमें मसाज दे दीजिए पंचकर्म के अंदर। मसाज इज नॉट पंचकर्म। पंचकर्म में स्नेहन है, स्वेदन है जो कि पूर्व कर्म के अंदर आता है, वमन है, वस्ती है, विरेचन है, नस्य है, शिरोधारा है। ये सब चीजें पंचकर्म के अंदर आती हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति जॉइंट पेन्स का पंचकर्म के साथ अपनी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट करवा लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सारी जिंदगी कोई पेन किलर खाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में भी आपको कई तरह के कोएक्स मिलेंगे, जो कि हमारी मैजिकल रेमेडी, एक एक्ट बना हुआ है एक भारतवर्ष का गवर्नमेंट का, कि आप वो क्लेम करते हैं लोग कि हम 3 दिनों में कैंसर ठीक कर देंगे, 4 दिनों में लिवर ठीक कर देंगे, 5 दिनों में नशे छुड़ा देंगे, आपने ताकत का बादशाह बनना है तो 4 दिनों में। नो, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये हमारी प्रैक्टिस किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर इस तरह का क्लेम नहीं करता। क्लेम्स आर नॉट मेंट फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर क्लेम नहीं करते हैं। क्लेम वही करते हैं जिसके लिए बोलते हैं एक कहावत है ना हिंदी में, थोथा चना बाजे घना। तो वो क्लेम वही करते हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं होगा। तो आप हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाएं। आयुर्वेद योगाश्रम में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे सारे एजुकेटेड बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं। आप प्रॉपर उनसे कंसल्ट करके अपनी हिस्ट्री देंगे तो ही उसके लिए किसी समाधान पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। गट हेल्थ की अगर बात कर ले सर, हम कहते हैं कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं, क्योंकि गट हेल्थ अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आयुर्वेद में हम अपनी गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं? सिर्फ आयुर्वेद में ही गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना था जब हम पढ़ते थे कि पेट हमारी सारी बीमारियों का जड़ है, और अगर हमारा पेट ठीक कर लिया तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं रहेगी। मैं तो बल्कि गट हेल्थ के लिए ये भी कहता हूं कि आपको कोई लेग्जेटिव बोलते हैं जो हमें सुबह टॉयलेट जाने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। देखिए,
आप रात के 2 बजे ज़ोमैटो और स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं भोजन का और सुबह उठ रहे हैं 12 बजे, और किस तरीके से वो गट हेल्थ कामयाब रहेगी? बिल्कुल। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक माँ अपने बेटे को ज़हर दे रही है, उसको मारने के लिए पति अपने पत्नी को दे रहा है, तो वो बंदा जो तनाव के साथ खाना खा रहा है, उसकी गट हेल्थ कैसे हेल्दी रहेगी? बिल्कुल। हमें यकीन में नहीं आता। हुँ, अभी रिसेंटली परसों की खबर देख लीजिए, एक अखबार पढ़ते हुए टीवी देखते समय वहां क्या आ रहा है, एक 25 साल की लड़की अपने पति का कत्ल कर रही है, और कत्ल करके वो किस तरीके से उसको बैग में लपेट रही है या उसको टैची में लपेट रही है, और हम उसके लिए उन खबरों के साथ साथ अपने आप में चिंता मगन हो रहे हैं। हुँ, ये जो चीजें हैं, ये हमारी गट हेल्थ को और खराब करती हैं। बिल्कुल। गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहली चीज, आप अपने आप को हेल्दी रखें। सुबह बड़ी पुरानी कहावत है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जितना सुबह जल्दी उठेंगे, जितना जल्दी सोएंगे,